ठीक है, कि टेक्नोलॉजी फाइल में आप आए, आपने नाम कॉपी किया और आप यहाँ पेस्ट करते हैं नोट मॉड्यूल्स, ठीक है, और साथ में आप क्या लगा देंगे, स्लैश लगा देंगे, ठीक है। अब ये काम पक्का हो गया आपका, ये टोटली इग्नोर हो गई चीज़ आपकी, ठीक है। फिर आप लोग कुछ भी नहीं करना, आपको छोड़ देना। सॉरी नहीं समझे, दोबारा बोले, रिपीट कर दो। ओके, क्या रिपीट कर मुझे बताएंगे आप? ठीक है, देखिए हमने क्या किया, हमने डॉट इग्नोर क्यों लगाया, क्योंकि आपकी नोट मॉड्यूल की फाइल मेरे किसी काम की नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपका कोड क्लोन करती हूँ या मुझे आपके कोड चाहिए वर्किंग करने के लिए, तो फिर ये होगा कि जब मैं आपका कोड अपने पास कॉपी करूँगी तब तो आपकी नोट मॉड्यूल की तमाम डिपेंडेंसी मेरे पास भी छोड़ देगी, जो मुझे नहीं चाहिए। मेरा सिस्टम हैवी होगा, या फिर आप जिसको भेजेंगे उसके लिए प्रॉब्लम होगी, तो ये फाइल किसी को भेजने के लिए नहीं होती है। तो जो फाइल हम किसी को नहीं भेजते ना, तो उसको हम एक फाइल बनाते हैं, उसमें नाम रखते हैं बिग इनपुट का, और उस फाइल का नाम डाल देते हैं। समझ आएगा आपको? एक डब्बा लिया, उसमें कचरे का डब्बा, उसमें कचरा डाल दिया, बस। फिर आपका क्या काम है, उसको साइड रख दें। ऐसे ही है ना, यानी कि जिस काम से, जिस चीज़ से वो काम नहीं है तो साइड पर कर दिया। उसी तरह हमारे पास जो कचरे का डब्बा उसमें बिग इनपुट के नाम से डिलीट नहीं कर सकते, डिपेंडेंसी है, डिलीट कैसे करेंगे? आपकी फाइल चलेगी बट तो डिलीट कर देंगे, तो डिलीट कर देंगे तो फाइल चलेगी, तो फाइल कैसे चलेगी आपकी? आपने तो जानबूझ के डिपेंडेंसी इंस्टॉल किया, टाइप सॉल्व। अगर आप डिलीट ही करेंगे तो इंस्टॉल क्यों की फिर आपने? हाँ, समझ आया आपको? ये गिग वाले कैसे है, ये पैकेज हम इसमें इन फाइल से यूज करते हैं कि इनका ना जो मेमोरी की बहुत स्पेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। ये जो हम कोड पुश करते हैं, मिसाल के तौर पर मुझे किसी भी स्टूडेंट का कोड अच्छा लगा और मैंने उसको अपने पास क्लोन के सिस्टम में इंस्टॉल किया, तो वो सारी जो फाइल्स नोट मॉड्यूल थी वो मेरे पास इंस्टॉल नहीं होंगी। बट पैकेज डॉट जेसन में ना हमारे पास सारे जो भी हम मॉड्यूल्स इंस्टॉल करते हैं वो सबका नाम आपके गिवन होता है। जब हम एक कमांड हम करते हैं npm इंस्टॉल की, उससे होता है कि जो फाइल्स उस नोड मॉड्यूल की गिवन होती है पैकेज डॉट जेसन में, जो कि हमारे पास इंस्टॉल नहीं हुई, वो हमारे पास ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो सकती है। इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन हम उसको बाद में इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास एक और चीज़ होती है हमारे इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स के नेम से। उसमें होता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम चाहते हैं सब हमारी हमें ही पता हो, और वो चीज़ कोड पुश ना हो, क्योंकि वो चीज़ हमारी कहते हैं सीक्रेट होती है एक तरह से। कुछ चीज़ पासवर्ड जो है ईमेल की जो है हमारी, और अगर कोई और यूज़ करेगा तो ज़्यादा हमारी एप्लीकेशन में नुकसान होगा। तो उसका वो वाली फाइल अगर हम यहाँ इससे लिखते हैं, फिर हम कोड पुश करें और कोई और उसको क्लोन करता है तो उसको उसका एक्सेस ना मिले, हमारा पासवर्ड शेयर ना हो, हमारी एप्लीकेशन चलती रहेगी हमारे पास, बट जब हम कोड पुश करेंगे तो वो हमारे स्पेसिफिक पासवर्ड कोड पुश नहीं होगा। इससे ये होगा कि हमारी जो भी हमारा कोड है वो सेफ एंड सिक्योर रहता है। ऐसे होता है कि जब हम काम कर रहे हैं तो हम एक फोल्डर बनाते हैं जिसमें अपने सारे पासवर्ड वगैरह लिखते हैं। वो फोल्डर बनता है इन्वायरमेंट नाम से, आईडी पासवर्ड चीजें जो कॉन्फिडेंशियल क्रेडेंशियल्स होते हैं हमारे। जैसे आपके पास मेल की फाइल बनी हुई है या वेब की फाइल बनी, इसी तरह फाइल बनती है इन्वायरमेंट के नाम से, ठीक है। वो इन्वायरमेंट की फाइल में इन्वायरमेंट डाल देते हैं ताकि उसी हमारे सिस्टम में है वो आगे ना जाए, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम कर रहा था गिटिंग। अब आपको क्लियर हो कॉन्सेप्ट गिटिंग का होगा? ठीक है, अभी भी किसी सवाल आप कर सकते हैं, हम लोग अपॉर्चुनिटी है। कह सकते हैं, मतलब देखो मेरी बात हुई ना, तो डस्टबिन में कचरा फेंक दिया, आपका अलग होगी बात है, लेकिन मैंने एग्जांपल समझाया कि देखिए एक चीज आपने हेलो वर्ड दो क्लास पढ़ा, ठीक है। उसके बाद फिर स्लैश नोड हाइफन डी 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 के पे सही है ना? क्या लिखेंगे, सिर्फ डी से लिखेंगे, एंटर कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी जो फाइल है कंपाइल हो जाएगी और इसको मैं क्या करती हूँ कि प्रिंट करवा देती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँ, नोड ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने दो तरह से सीखा आज, पहला तो आपने जो काम करना है अपने असाइनमेंट्स में, चीजों में या अपनी एप्लीकेशन में फर्दर कभी भी तो आपने इसी तरह काम करना है, इसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए काम करना है आपने, ये जो अभी हमने काम किया, ठीक है। ठीक है भाइयों बहनों, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वेरिएबल से रिलेटेड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका असाइनमेंट नंबर 2 से रिलेटेड है। इंटरनेट से डाउनलोड होगा, ऐसे ही होगा जी, इंटरनेट चाहिए इसके लिए। अच्छा, इसमें लिखा हुआ ये है कि एक बॉक्स आप सपोज कर लें और उसमें हम कोई भी आइटम स्पेसिफिक आइटम्स रख देते हैं, तो इक्वल स्टोर टॉइस रख सकते हैं हम लोग उसमें, और कोई भी एक्स वाई कोई भी आइटम रख सकते हैं हम लोग।
और वो बॉक्स जो है एक तरह से हमारे लिए कंटेनर के लिए काम करता है, और उसमें हम जब चाहे कोई चीज़ रख सकते हैं, निकाल के चेंज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, दोबारा से ऐड कर सकते हैं। ये इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी यही होता है कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं, एक तरह से हम एक बॉक्स या कंटेनर बनाते हैं, और उसमें हम अपना जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो उसमें रखते हैं हम लोग, जैसे नंबर्स हो गए, टेक्स्ट हो गए, जब कोई भी कॉम्प्लेक्स आइटम्स हो गए, एरेज वगैरह हो गए, तो हम उसमें रख सकते हैं, और वो जो भी हमारा डेटा है वो एक तरह से कंप्यूटर की मेमोरी में सेव हो जाता है, और हम चाहें तो बाद में उसको चेंज भी कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं, या उसमें और एक्स्ट्रा आइटम्स ऐड भी कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग में इसका एक कॉन्सेप्ट होता है। एग्जाम्पल भी दी गई, पिक्चर दी गई, एक मेन बॉक्स होता है, उसमें 8 से 10 बॉक्सेस होते हैं, और हमें पता होता है कि हम इस बॉक्स में कौन सा आइटम रखा है। इस तरीके से हम प्रोग्रामिंग में यही करते हैं, हम डिफरेंट 10-12 वेरिएबल्स बना लेते हैं, और अपने हिसाब से जो भी डेटा रखना चाह रहे हैं उसके हिसाब से डेटा हम उस वेरिएबल में पुट कर सकते हैं, ताकि जब हम उनको यूज़ करें तो हमें आइडिया हो जाए कि हम क्या चीज़ रन करना चाह रहे हैं, कौन सा डेटा हम यूज़ करना चाह रहे हैं। In programming, a variable is used to store data that can be changed throughout the execution of a program. मतलब हम इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि हम वेरिएबल्स में एक स्पेसिफिक नेम दे सकते हैं। अब हम नेम देते क्यों हैं? अब मिसाल के तौर पर हम 5-6 वेरिएबल्स बना रहे हैं, तो हम सबको एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं कि जब हम उस वेरिएबल को यूज़ करें तो हमें आइडिया हो जाए। या जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें हम सिर्फ कलर्स को स्टोर करना चाह रहे हैं, तो हम वेरिएबल का नाम रख देंगे कलर्स, ताकि जब हम बाद में देखें ऐसी वेरिएबल के नाम पढ़े हमें आइडिया हो जाए कि हाँ यार इस वेरिएबल के अंदर जो है कलर्स रखे हैं हमने। उसी हिसाब से हम जो भी कंटेंट रखना चाह रहे हैं उसको अपने हिसाब से हम नेम दे सकते हैं, ताकि बाद में हमें आसानी हो और बाद में कंफ्यूजन ना हो हमें कि हमने क्या रखा है उसके अंदर। ऐसा ना हो कि हमने वेरिएबल का नाम रखा है बॉक्स या कुछ XYZ नाम रख दिया और उसके अंदर कंटेंट रखा है कलर्स का, तो बाद में हमें ही मसला होगा कि जब इनको रन कर रहे होंगे, जब हमें कलर्स चाहिए होंगे तो हम ढूंढ रहे होंगे, सारे वेरिएबल चेक कर रहे होंगे इसमें कौन सा डेटा रखा हुआ है। तो हम अपनी आसानी के लिए अपने हिसाब से जो हम कंटेंट रखना चाह रहे हैं उसके हिसाब से नेम देते हैं वेरिएबल को। अच्छा, इसमें ये होता है कि जैसे हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रहे हैं उसके 2-3 तरीके होते हैं, लेट और कॉन्स्ट, वो भी हम देखेंगे आगे। अब देखें इसमें एग्जांपल में दी हुई है फेवरेट कलर और उसका ब्लू की वैल्यू असाइन की हुई है। मतलब ये कि जब हम कोड को रन करेंगे, जब हम इस वेरिएबल को यूज करेंगे तो हमें लिस्ट देखनी पड़ेगी पूरी कि यार किस वेरिएबल में हमने कौन सा डेटा स्टोर किया हुआ है। हम जस्ट नाम पढ़ेंगे फेवरेट कलर, हमें आइडिया हो जाएगा हाँ यार इस वेरिएबल के अंदर हमने स्पेसिफिक ये नाम रखा हुआ है, ये कलर को सेव किया हुआ है, और हमें फिर सारा डेटा चेक नहीं करना पड़ेगा बार बार। ऐसी एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा देखिए, एग्जाम्पल से पहले हम थोड़ी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, क्यों वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कि वेरिएबल्स का मेन पर्पस क्या है हमारे पास, क्या करते हैं वेरिएबल्स? डेटा स्टोर करते हैं। तुझको पहले हमको नहीं पता। डेटा स्टोर करते हैं। मिलके बोले डेटा स्टोर करते हैं। डाटा स्टोर करता है भाई, एग्जैक्टली जो वेरिएबल से काम है ना वो आपका काम है डाटा स्टोर करना, ठीक है। और हमारे पास कितने तरह के वेरिएबल्स होते हैं? 3 बोला और ये 4 वाला 2 हो गए, चौथा कौन सा है? अच्छा गलती से बोल। अच्छा कह रहा है आप लोगों ने ठीक कहा कि वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नहीं एक मिनट, बुलियन किसने बोला? बुलियन डेटा टाइप से हम वेरिएबल पूछे, वेरिएबल कितनी तरह से डिक्लेयर किए जाते हैं? 3 होते हैं ना, ब्लू ब्लैक बार लेट कॉन्स्ट, ठीक है। तो अब तक हम लोग जो है पहले जब ES6 मतलब जब जावा जी बना था ना तभी से जो है ना वार आ गया था हमारे पास, वार भी ये यानी कि वेरिएबल का शॉर्ट फॉर्म था वार। तो वार से हम डिक्लेयर करते थे अपने वेरिएबल्स को, ठीक है। तो अब वार का मसला ये है कि वार जो है वो ग्लोबली भी काम करता है, लोकली भी काम करता है, ब्लॉक स्कोप के बाहर भी काम करता है, ब्लॉक स्कोप के अंदर भी काम करता है, ठीक है। और वार जो है वो रीअसाइन भी हो सकता है, रीवैल्यू भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें जो वार के साथ को बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे कि हमारी प्रोग्रामिंग कैसी चलती थी, प्रोग्रामिंग समझ रहे आप लोग। तो वार में सही इशू आते थे हमारे पास। तो फिर डिसाइड हुआ ब्लू का एडिशन हुआ हमारे पास 2 चीज़ों के, एक हमारे पास क्या चीज़ का एडिशन हुआ यहाँ पे लेट का हुआ, और एक किसका एडिशन हुआ हमारे पास? कॉन्स्ट का एडिशन हुआ हमारे पास, ठीक है। दोनों का एडिशन हुआ हमारे पास, लेट और कॉन्स्ट एडिशन हुआ हमारे पास, ठीक है। अब लेट का काम क्या है? लेट क्या करता है? वो वैल्यूज को रीअसाइन करता है, यानी कि लेट जो होते हैं रीअसाइनेबल होता है, और जो कॉन्स्ट होते हैं वो क्या होता है? नॉट रीअसाइनेबल होता है। यानी कि मतलब ये हुआ कि आपने एक वेरिएबल बनाया लेट के नाम से, जैसे कि यहाँ पे हमारे एग्जांपल में गिवन है, देखिए यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल
ब्लू। सही। अब जैसे कि अहमद ने बोला कि भाई आप जो काम आप कर रहे हो ना, जो डाटा स्टोर करवा रहे हैं आपको, आप उसी हिसाब से, उसी कन्वेंशन के हिसाब से जो है ना वो रखो। क्या रखो? वेरिएबल में नाम रखो। कितना बड़ा नींद आ रही है, तो मुंह इतना बड़ा खोल के जमाई से नींद क्यों आ रही है इतनी? आपको इतनी एक्टिव क्लास में नींद कैसे आ सकती है? बहरहाल कोई बात नहीं, ज़्यादा नींद आ सके इस पार्ट। अब सब ढूंढेंगे कौन है मनस को नींद आ रही है ना, सब ढूंढेंगे बंदे को। बहरहाल देखिए, अब आपका क्या है, लेट फेवरेट वाला लेट हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। और हमने पढ़ा लेट जो है वो रीअसाइनेबल है। लेट क्या है हमारे पास? Reassignable। रीअसाइनेबल है। क्या रीअसाइन कर सकते हैं उसके अंदर हम? Value। वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं। अब लेट फेवरेट कलर हमने लिखा ब्लू, ठीक है। और हमने क्या किया, हमने से कंसोल करवा दिया, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, पहले हम यहाँ समझते ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हमने क्या किया, इसको हमने प्रिंट भी करवा दिया कंसोल करके। फेवरेट कलर हमारे पास क्या आएगा, जब कंसोल करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट पे? ब्लू। ब्लू आएगा ना, क्योंकि ब्लू लिखा है हमने यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या किया, ठीक है। अब चेंजेस द वैल्यू ऑफ फेवरेट कलर टू ग्रीन। अब मैंने कहा कि नहीं, मुझे जो है अब मेरा फेवरेट कलर जो मुझे डालना है वेबसाइट को ग्रीन डालना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि फेवरेट कलर लिखा, इक्वल्स टू क्या कर दिया मैंने? ग्रीन कर दिया। यानी कि मैंने जो वैल्यू है, देखें ये जो ब्लू और ग्रीन है ना, ये क्या है आपकी वैल्यू है, ठीक है। तो हम वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं। यानी कि वेरिएबल का नाम है लेट फेवरेट कलर, फेवरेट कलर एज इट इज आ गया और आपने वैल्यू रीअसाइन कर दी, यानी ब्लू से आपने वैल्यू कर दी ग्रीन। अगर अब मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगी तो बस क्या प्रिंट हो ग्रीन जाएगा? आएगा, ग्रीन आएगा। ब्लू क्यों नहीं आएगा? सर ग्रीन से कर दिया ना रिप्लेस हो गया। क्योंकि हमने उसको रीअसाइन कर दिया, ठीक है। तो लेट के अंदर हमारा बेनिफिट ये होता है कि लेट के अंदर जो है हम लोग वैल्यू को रीअसाइन कर देते हैं अपने पास, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर है आपको? जी। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमें एग्जांपल भी दिया हुआ है, ये कह रहा है कि लेट फेवरेट कलर इज इक्वल टू ब्लू, कंसोल प्रिंट करवा दिया उसका फेवरेट कलर, ठीक है। यानी कि हमने ये बनाओ फेवरेट कलर इसमें स्टोर करवा दिया, अपने डाटा को स्टोर करवाया हमने एक वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल का नाम रखा हमने फेवरेट कलर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, दोबारा हमने बोला अब लेट नहीं लिखा हमने, क्योंकि हम उसको फेवरेट कलर को रीअसाइन करवा रहे हैं। फिर हमने लिखा फेवरेट कलर इज इक्वल्स टू ग्रीन, यानी कि अब जो मेरा कलर होगा, फेवरेट कलर जो आप मुझे वेबसाइट पे लेना है वो ग्रीन लेना है इंस्टेड ऑफ ब्लू। तो फिर मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगी तो क्या आएगा मेरे पास? ग्रीन आएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों आ गया, ब्लू ग्रीन दोनों आ, क्योंकि दोनों में हमने क्या लगाया है, कंसोल लगाया है। अगर हम ऊपर कंसोल ना लगाते और नीचे देखें तो नीचे फिर हमारे पास ग्रीन ही आता, ब्लू ना आता, ठीक है। आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, कंसोल जो लास्ट टाइम हमने कंसोल करवाया था, उसमें हमने कंसोल डॉट लॉग में जो ब्रैकेट थे उसके अंदर हमने वैल्यू लिखी थी स्ट्रिंग के अंदर हेलो वर्ल्ड की। अच्छा, कंसोल करवाने के काफी सारे तरीके होते हैं। अभी पहले हमने ये किया था, हमने डायरेक्टली जो वैल्यू थी वो कंसोल करवाई थी। अभी इस कॉन्सेप्ट में हमने क्या करवाया, हमने उसी सेम वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया और उस वेरिएबल के नाम को हमने प्रिंट करवाया और सेम वही वैल्यू प्रिंट हो गई। इससे होगा ये कि हम जो भी हमारा वेरिएबल है उसको रीयूज कर सकते हैं नीचे। हमें बार बार सेम वैल्यू नहीं लिखनी पड़ेगी, जस्ट हमें वेरिएबल का नाम लिखेंगे वो उसको प्रिंट भी करवा देगा और हम उस वेरिएबल को रीयूज भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके वेरिएबल और लेट के कॉन्सेप्ट को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिनका कंप्यूटर साइंस से बैकग्राउंड है उनको आइडिया होगा। तो बाकी लैंग्वेज से हर लैंग्वेज में ना वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका अलग होता है। जैसे अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो उसमें हम डेटा टाइप से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर से जो भी फ्लोट डिक्लेयर करते हैं। जावास्क्रिप्ट में ये नहीं होता। जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट में ये होता है कि हमारे पास स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं, लेट कॉन्स्ट और वार के, हम उन स्पेसिफिक कीवर्ड से जो है अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। अब आगे केस सेंसिटिव, ठीक है। तो बड़ा सेंसिटिव मामला हो गया, केस सेंसिटिव हो गया बहुत ज्यादा। क्या मतलब केस सेंसिटिव क्या चीज है? अल्फाबेटिकल पढ़ ले। सेंसेशन, अल्फाबेटिकल ABCD। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, केस सेंसिटिव बात हो रही है, वेरिएबल की बात हो रही है, तो इसका मतलब डॉट कनेक्ट हो गया कि केस सेंसिटिव बात हो रही है, वेरिएबल के नाम पे बात हो रही है कि वेरिएबल का नाम कितना रखेंगे आप, ठीक है। अच्छा, केस सेंसिटिव ये है कि अगर हम कोई भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, जैसे कि हमने एग्जांपल दिए कैमिल केस की, इसमें हमने जो केस का सी और कैपिटल रखा हुआ है और अगर हम इसको कंसोल करवाना चाहें, यूज करना चाहें और वहाँ पर हमने स्मॉल सी लिखे तो उसको पिक नहीं करेगा। बिकॉज कैमिल केसेस में केस सेंसिटिव टाइप हमें जिस नेम से वेरिएबल बना रहे हैं, जो हम स्पेसिफिक नेम रख रहे हैं, हमें सेम वही नेम रखना पड़ेगा।
अच्छा, इसमें 3 किस्म के हैं केस सेंसिटिव। एक हमारे पास कैमिल केस, उसमें होता ये है कि अगर हम 2 वर्ड्स रखना चाह रहे हैं, जैसे फेवरेट कलर रखना चाह रहे हैं, उसमें एक हम फेवरेट का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल कर सकते हैं और कलर का जो सी है वो कैपिटल कर सकते हैं। उससे होगा कि जब हम वेरिएबल को रीड कर रहे हैं तो हमें आसानी होगी कि यार ये 2 वर्ड्स लिखने हैं। एक तो बस सेम राइटिंग में सेम लिखा हुआ तो हम सही पढ़ ही नहीं पाएंगे उसको। इससे हमें ये वो आइडिया हो जाएगा कि यार बीच में गैप है और उसके बाद कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है हमारा जो वर्ड है हमारा। स्नेक केस में ये होता है कि हम उसके बीच में अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं और जो भी हमारे लेटर्स हैं उसको हम चाहे तो स्मॉल भी रख सकते हैं और कैपिटल भी रख सकते हैं। और थर्ड टाइम हमारे पास होती है पैस्कल केस। उसमें ये होता है कि हम जैसे कैमिल केस में था कि हम फर्स्ट वर्ड था हमारा उसका हम लेटर स्मॉल रख सकते थे। इसमें ये है कि हम फर्स्ट लेटर कैपिटल रख सकते हैं और अगर 3-4 वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग वेरिएबल के नेम 2 यूज कर रहे हैं तो हम दोनों का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर सकते हैं। Pascal case. अच्छा, इसमें कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं हमारे पास कि हम किस नेम से अपने वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर सकते हैं, वेरिएबल का नाम हम क्या रख सकते हैं और उसमें लिखी होगी लिस्ट। इसमें कुछ टाइप्स दी हुई है, कुछ इसमें 5 टाइप्स जो है वो लीगल है, बाकी सारी इलीगल है और उसमें फिर वो टाइप्स जो एरर देकर इस नेम से हम वेरिएबल का नेम नहीं बना सकते। फर्स्ट है माय वेरिएबल और ये हमारा उसमें स्नेक केस में आ गया। इसमें यह है कि हम हमारा जो स्टार्टिंग है वो एक सिंपल अल्फाबेट से हो रही है, एम से कैपिटल एम रखे हैं स्मॉल रखे हैं, हमें डिपेंड करता है। बट जब हम उसको कंसोल करवाएं या वेरिएबल को रीयूज करें तो वहाँ पे अपना ख्याल रखते हैं इस चीज़ का कि हम कैमिल केस रखें। ऐसा ना हो कि हम उसको एम स्मॉल रखें तो वो एरर दे देगा, बता देगा भाई इस नेम से वेरिएबल डिक्लेयर हुआ ही नहीं हुआ। सेकेंड हमारे पास डॉलर माय वेरिएबल। अच्छा, ये भी वहाँ पे लीगल है। अच्छा, इसमें ये है कि जो हमारे अल्फाबेट्स हैं उससे हम वेरिएबल के नाम रख सकते हैं। इसके अलावा हम हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि हैश वगैरह होते हैं, इससे हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, वो एरर दे देगा। सिर्फ 2 हमारे पास कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिससे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, एक है हमारे पास डॉलर और दूसरा है अंडरस्कोर। इसके अलावा हम कोई भी यूज करेंगे हैश, परसेंटेज, प्लस, माइनस, @ उन सबसे वो हमारा वेरिएबल जो डिक्लेयर नहीं होगा वो एरर दे देगा उसमें पे। इसके अलावा किसी भी नंबर से हम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, वो इसमें एरर दे देगा। और इसके अलावा जो ये 2 टाइप्स हो गई, थर्ड अंडरस्कोर से स्टार्ट हुई हमारी माय वेरिएबल, उसमें वो एरर नहीं देगा बिकॉज ये हमारी कन्वेंशन हम यूज कर सकते हैं। और हमारे पास गिवन है माय वेरिएबल एग्जांपल और उसमें भी ये हमने 3 वर्ड्स रखे हैं और इसमें ये कि हमने फर्स्ट लेटर जो है माय उसका एन कैपिटल रखा है, फिर हमने अंडरस्कोर लगाया। तो अंडरस्कोर हमने इसलिए लगाया ताकि जब हम इस वेरिएबल के नेम को रीड करें तो हमें आसानी हो और हम समझ जाएं कि हम आराम से पढ़ लें माय वेरिएबल एग्जांपल। अगर हम यहाँ पे अंडरस्कोर यूज नहीं करेंगे तो हमें इसको पढ़ने में इशू होगा और हमें समझ नहीं आएगा हमने लिखा हुआ क्या है इसमें। इसके अलावा हम इसको कैपिटल केस भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमने अंडरस्कोर लगाया हमारा अंडरस्कोर रिमूव कर दें यहाँ पे और वेरिएबल का बी जो कैपिटल कर दें तो कैपिटल केस हो जाएगा और हम जब इसको रीड कर रहे हो तो हमें आसानी होगी और हमें समझने नहीं पड़ेगा कि हमने वेरिएबल का नेम क्या लिखा और इजीली हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे लास्ट एग्जांपल देखिए, लास्ट में वही एग्जांपल दी कैपिटल केस की माय वेरिएबल एग्जांपल और इसको इजीली पढ़ने में आसानी होगी। तो इस तरीके से हम कैपिटल केस इसको यूज कर सकते हैं और ये कुछ नेमिंग कन्वेंशंस होती हैं, हर लैंग्वेज से अपना हिसाब किताब होता है। बट अभी हम टाइपस्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो टाइपस्क्रिप्ट में जो नेमिंग कन्वेंशन है वो ये है और केस सेंसिटिव है, तो ये चीज़ याद रखिएगा लाजमी आप लोग। जब भी हम वेरिएबल यूज कर रहे हो उसको हम कंसोल करवा रहे हो या कहीं भी यूज कर रहे हो उसको, तो वहाँ पे हमने ये चीज़ खास ख्याल रखना है कि हमने जिस नेम से वेरिएबल बनाया है अगर एक लेटर कैपिटल है तो वो कैपिटल रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो हमें एरर दे देगा, हम आगे उसको प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। हर चीज में लीगल इलीगल होता है ना, आपको पता होता है ये प्रोहिबिटेड नहीं करना, आपको पता होता है ये नहीं करना। सिंपल इसको 3 रूल्स याद रखिए कि आप जो है नंबर लिख सकते हैं लेकिन वो नंबर आप 4 से लिख सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको करके दिखाती हूँ, मुझे बस 1 मिनट दें आप। और जो लेटर्स हम स्टार्ट में यूज नहीं कर सकते वो हम कहीं भी अपने वर्ड के बीच में यूज कर सकते हैं, तो ये अलाउ है हमारे पास, बट स्टार्ट में हम यूज नहीं कर सकते। @ हो गया है, डॉलर जो भी है इसको हम सेंटर में किसी भी वर्ड के बीच में यूज कर सकते हैं और सिर्फ स्टार्ट में हम उसको वेरिएबल के नेम से नहीं यूज कर सकते। कौन कौन सा हम यूज कर सकते हैं, कौन कौन सा हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, हमें यहाँ बना के लिया है। अब वेरिएबल का नाम बताएं कौन, तो पहले मुझे बताएं इलीगल और फिर मुझे बताएगा लीगल। इलीगल कौन सा हमारे पास, हैशटैग मेल कर दूं। अच्छा ना, मैं चीज बताती हूँ, देखें हमें क्या करना होता है, हमें ना बार बार क्या करना पड़ता है, बार बार हमें कंपाइल करना पड़ता है TSC करके। ऐसे ही है ना, जब भी हम कोई भी चीज़ करें तो आप एक काम करें कि आप अपने पास अगर TSC -W कर देंगे ना तो आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली ना आपको कंपाइल करता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, इस वाले डबल क्लिक से और हमने वो खोली पावर शेल का, पावर शेल खोलिए, नोट खोलिए, CMD जो आप खोल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको एरर नजर आ रही है लेफ्ट के बाद। ठीक है, ये एरर क्या बता रहा है कि आप जो है क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एरर वॉचिंग फाइल, एक एरर आ गया यहाँ पे। ठीक है, इलीगल होगा। लीगल बताओ मुझे कोई, $, कर दूँ,
यस ज़्यादा इलीगल है। आखिर में आएगा, बीच में आएगा। आएंगे। अब जैसे डॉलर किया देखिए यहाँ से एरर गायब हो गया आपको, ठीक है, एरर यहाँ से आपके पास गायब हो गया, ठीक है। अब और बताया इलीगल बताया कोई परसेंट 1 कर लेती हूँ, ठीक है। जैसे ही 1 किया तो देखिए यहाँ पे एरर आ गया हमारे पास, ऑन द स्पॉट चीजें चल रही है हमारे पास। और देखिए फायदा ये हुआ TSC -W का फायदा क्या हुआ कि आपको जो है ना बार बार कंपाइल करने की नीड नहीं हुई, वरना मैं क्या करती हर एक चीज टाइप करती और नीचे कंपाइल करती, फिर मैं उसको रिजल्ट देखती उसका। तो आपकी ये फायदा होगा कि आपका जो है साथ साथ आपको कंपाइलर चलता रहेगा, ठीक है। TSC -W करने से आपका जो कंपाइलर के साथ साथ चलता रहेगा, तो एरर साथ साथ आपके नजर आते रहेंगे आपको, सही। इसके बाद हमने एक पढ़ा था कैमल केस में क्या होता है, जैसे हमने नेम लिखा। अच्छा एक और चीज आपको बताऊं कि आप जो है ना वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, वार के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। आप जो है एनी के मतलब नाम से डिक्लेयर, कुछ नाम ऐसे ही कन्वेंशन के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे हमें यहाँ पे लिखूं वार इज इक्वल्स टू, तो ये देखिए यहाँ पर भी जो है ना एरर आ गया, ठीक है। तो मैं जो हूँ अपने वेरिएबल को वार से डिस्क्लोज नहीं कर सकती, ठीक है। अब और क्या रह गया आपका, कैसे करना था हमने, और कैमल केस ना, तो हमने क्या लिखा, जैसे हमने लिखा फादर और एन कैपिटल लिखी यहाँ करके नेम, सही है। हम इस तरह भी कर सकते हैं। और हम जो है लेट यूजर अंडरस्कोर नेम, हम ऐसे भी वेरिएबल बना सकते हैं। और लेट ठीक है, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए तीनों में हमारे पास कंपाइल में कोई एरर नहीं आ रहा, नजर आ रहा है आप लोगों को, यहाँ पे कोई भी एरर हमारे पास नहीं आ रहा। बट अगर मैं यहाँ पे ही सेम आती यहाँ पे @ लगा दूँ अगर, तो ये फॉरम मुझे यहाँ पे ना एरर दे देगा, 3 एरर दे देगा हमको, ठीक हो गया। आप लोग समझिए लीगल में क्या होता है, ये बेसिकली होता है कि आपने वेरिएबल के नाम कैसे बनाने हैं। ऑल अंडरस्टैंड, ठीक है जी। लेट पे बात करते देखिए। अब मैं यहाँ पे आगे मैं लेट के लिखा, लेट फादर नेम इज इक्वल्स टू मोमताज, मुझे नहीं पता कौन है लेकिन चले देते, ठीक है, मेरा कौन है नाम है। लेट फादर नेम इज इक्वल्स टू मोमताज। अब मैं देखिए मेरी बात सुने, अगर मैं इसकी वैल्यू को रीसाइन कराती हूँ, फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ लिखा फादर नेम इज इक्वल्स टू, चेंज कर दें फादर नेम, ठीक है, अभी याद करें ये भी कौन पता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एरर कोई भी नहीं आ रहा, बस कंपाइल में यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया। आगे एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन का है वो तो छोड़ दें, पहले का एरर, ठीक है। देखिए अभी कोई एरर हमारे पास नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर मैं क्या करूँ, मैं एक और दफा लेट कर दूँ, ठीक है, फिर क्या होगा, देखिए मेरे पास एरर नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, सही। तो अब ये बात सुने, इसके अंदर फर्क यही होता है लेट के अंदर ना, लेट आई इसीलिए था कि आप वेरिएबल का नाम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं लेट के अंदर, ठीक है। आप लोग वेरिएबल का नाम चेंज नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं। अगर मैं इसी को बाहर कर दूँ तो देखिए बाहर ने कितना काम खराब किया हमारा, और ये देखिए ये चला गया सारा काम, 0 एरर्स। यानी कि हमने क्या किया कि हमने सेम नाम पे हमने वो भी कर दिया, वेरिएबल में साइन करते सेम नाम का, और सेम वैल्यू मेरे को कभी तकलीफ नहीं होगी इसको, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बात को, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आती हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पे लेट किया था, तो लेट में हमें प्रॉब्लम नहीं हो सकती कि हम जो है इसको एक और वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हाँ हम ये कर सकते हैं कि लेट को मैं यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, और फादर नेम चेंज कर दूँ, तो ये देखिए 0 एरर, कोई एरर नहीं है यहाँ पे। क्लियर है सबको जी? सवाल ठीक है, एक बार वैल्यू को नहीं ना, बार तो उसी नंबर वेरिएबल बनाने की याद दे रहे ना आपको, पैकेट पे काम कर रहे हैं, दूसरी फाइल पे काम कर रहे हैं, उसी प्रोजेक्ट के अंदर ही, और इन्होंने भी वैल्यू रख दी, मतलब यूजर नेम रख दिया, और तीसरा जो बंदा है वो जिस दूसरी फाइल पे काम कर रहा है उसी सेम प्रोजेक्ट में, उसने भी बाहर यूजर नेम रख दिया। तो आप समझ रहे हैं कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इस चीज के लिए, क्योंकि प्रिंट तो वो होगा जिस फंक्शन में काम किया होगा, तो बाहर इसकी जगह हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया था। तो
मेरे को लगा जब जावास्क्रिप्ट बनी थी ना, फिर सीडिंग सब हुए थे जावास्क्रिप्ट के, तभी से जो है ना बाहर निकला था। लेकिन बाहर में इतने ज़्यादा इशूज आए जिसमें से हमारा न्यू एडिशन किस चीज़ में किया, हमारे PS6 में किया था, PS5 में किया था। PS6 में हमारा इशू किया था लेट और बाउंस के बारे में। लेट और बाउंस शुरू में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, लोगों की लिंक टू अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, लेकिन आपने देखा कि मैंने अगर सेम नाम से वेरिएबल क्रिएट कर दिया लेट लिख के, तो मुझे वहाँ एरर दे दिया हमने, तो आगे चलेगा ये नहीं, वहाँ एरर कर देगा। यानी कि 4 लोग या 6 लोग एक ही फाइल पे काम कर रहे हैं तो वेरिएबल सेम नहीं हो सकते आपका, समझेगा आप लोगों को? ठीक है, कि आप अगर हम वैल्यू लिया साइन उसको कंसोल करवाते हैं तो कौन सी वैल्यू को कंसोल करवाता है, तो उसकी एग्जांपल दे देता हूँ। एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ मैं, और अहमद लिखा हुआ है। उसकी वैल्यू को मैं आपको पहले इसको कंसोल करवा के दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कौन सी वैल्यू जो है वो प्रिंट करवा रहा है। अभी देखो उसने अहमद को प्रिंट करवा दिया। अभी जो है मैं एक ही वैल्यू डिक्लेयर किया था, उसकी वैल्यू को अपडेट नहीं किया। अब मैं काम करता हूँ इसकी नीचे ना उसकी वैल्यू को अपडेट करवा देता हूँ। अब देखें उसे अब पहले हमने वैल्यू डिक्लेयर किया लेट माय नेम के नेम से, और उसको मैंने वैल्यू दी अहमद की, तो उससे पहले प्रिंट करवाया अहमद, जो कि आपका सवाल था कि दोबारा अगर चेंज करवाया तो दोबारा क्या वैल्यू प्रिंट करवाया वो। उसके बाद मैंने सेम वेरिएबल को एक न्यू वैल्यू असाइन कर दी बिलाल के नेम से, और उसने उसको कंसोल करवाया तो उसने बिलाल प्रिंट करवा दिया। तो इससे होता है कि जब हम बड़ी एप्लीकेशन पर काम कर रहे होते हैं ना, तो उसमें कंटिन्यूसली वैल्यूज को रीअसाइन कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं। तो इसमें इसलिए कॉन्सेप्ट हमारा अच्छा ही है कि पहले उसने माय नेम में अहमद प्रिंट करवाया, जैसे ही हमने उसकी वैल्यू अपडेट कर दी तो उसकी जो सिस्टम की मेमोरी थी उसमें उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी, और जो भी हमारी अपडेटेड वैल्यू होगी उसको सिर्फ वही प्रिंट कर रहा है, वो पुरानी वैल्यू को भूल जाएगा। लेकिन दोनों को प्रिंट नहीं हो सकती है। ये हमारा जो कोड टाइप्स है वो लाइन बाय लाइन चलता है। जैसे हमने उसकी वैल्यू अपडेट करवा दी तो वो पुरानी वैल्यू भूल जाएगा, और हम ये चाह रहे हैं कि हमारी वैल्यू मेंटेन रहे और दूसरी भी प्रिंट हो, उसके लिए हम एक नया वेरिएबल बना देंगे, दोनों वैल्यू हमारी मेंटेन रहेंगे इससे। जी देखिए लेट की कमांड से हम कोई दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, सेम वेरिएबल को हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं लेट से। ये इशू आता है। इसी सवाल पूछे यहाँ से भी, जी पूछे देखिए जब वैल्यूज हम बड़ी एप्लीकेशंस पे काम कर रहे होते हैं ना, तो कंटिन्यूसली वैल्यूज चेंज हो रही होती हैं और ये सेम वेरिएबल वैल्यू चेंज हो रही होती है। तो इसलिए हमें एक ये कॉन्सेप्ट करना पड़ता है कि वैल्यू चेंज भी होती है, उसकी चेंज नहीं अपडेट होती है वैल्यू उसकी। अगर पुरानी वैल्यू रहेगी तो नई वैल्यू हमारी प्रिंट ही नहीं हो पाएगी, तो पुरानी वैल्यू को अपडेट कर रहा होगा सेम नेम से, हमें वैल्यू अपडेट करनी है, तो इसके लिए चीज यूज करते हैं। इसके और सवाल तो पूछो, जी पूछे। हिस्ट्री मेंटेन करना कॉन्सेप्ट इसमें हमारे पास है नहीं, क्योंकि हम अगर हिस्ट्री मेंटेन करनी है तो वैल्यू चेंज करेंगे उसकी। बहुत सारी चीजें इसमें हमारे सवाल होते हैं। पहले हम पढ़ते थे बेसिक्स पढ़ते थे, बेसिक जावास्क्रिप्ट ES 2015 ES5 वगैरह। बेसिक्स के बाद फिर हमारा पता चला कि नहीं जी बेसिक्स से ज़्यादा तो एडवांस है। अब एडवांस का नाम तो एडवांस है, लेकिन ज़्यादा नाम EQ का एडवांस में था। एडवांस मतलब ये नहीं कि वो हार्ड हो गए जावास्क्रिप्ट के, एडवांस मतलब ये था कि उसके अंदर जो है उन्होंने मजीद चीज़ों को कंसाइज कर दिया आपके, और मजीद मसले को हल कर दिया कि आपको कंसाइज लेना, आपको चीज़ें बता दी कि आप अगर 4 लाइन में कोड लिख रहे थे, फंक्शन बनाए थे, 4 लाइन में कोड लिखे तो एक लाइन में कैसे कोड कर सकते हैं आप। तो एडवांस उन्होंने मजीद फर्दर जो है चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। इसी तरीके से जब हम बार की बात करते हैं तो बार में उन्होंने बताया कि प्रोडक्शन लेवल पे इस तरह के इशूज आ रहे थे। अब जावास्क्रिप्ट चल रही थी तो टाइप से नया मकसद क्या था, कोई मतलब जरूरत क्या पेश आई उसको ऐसी बैठे बैठे खाने लगे और चलो टाइप से बनाया था,
ऑफ कोर्स ऐसा नहीं था। कोई भी चीज़ कोई भी मार्केट में आती है और जो टॉपिक होती है उसके पीछे बिहाइंड कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई रीजन होता है, कॉन्सेप्ट होता है। अब टाइपस्क्रिप्ट बनाने का कॉन्सेप्ट ये था कि जो प्रोडक्शन लेवल में जावास्क्रिप्ट के अंदर जो गलतियाँ आ रही थी, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो टाइपस्क्रिप्ट में नहीं आती। तो टाइपस्क्रिप्ट जो है बहुत स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है, तो वो जो चीज़ें प्रोडक्शन में पकड़ी जाती है वो पहले ही इनिशियली पकड़ी जाती है यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट। इसीलिए टाइपस्क्रिप्ट में बहुत पॉपुलर है। अब हम बोलिए कि हम क्यों पढ़े टाइपस्क्रिप्ट जब जावा प्रो में आती है, तो जबकि अगर जावा से पढ़ेंगे ना टाइपस्क्रिप्ट और जावा से बिल्कुल सेम है, बस उनका तरीक़ेकार थोड़ा डिफरेंट है। अगर यहाँ पे जावा पढ़ी है लोगों ने तो उनको सब पता होगा जो चीज़, जो कन्वेंशन, जो चीज़ें आपकी फीचर जावास्क्रिप्ट है ना, वही सेम फीचर्स आपकी जो है वो टाइपस्क्रिप्ट के बाद थोड़ा इनहेंस वे में, एडवांस मतलब ये कि और ज़्यादा जो है प्रिसाइज तरीके से पेश किया जाता है। बाहर में इशूज़ आ रहे थे तो उसके लिए गेट आया। अब बाहर कौन यूज़ करता है? बाहर यूज़ करते स्टूडेंट्स, जो नए नए प्रोग्रामर कर रहे होते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्निंग स्टेज में होते हैं, वो बाहर यूज़ कर रहे होते हैं। आप किसी भी प्रोग्राम को उठा के देखिए, कोई भी वेबसाइट पे जाइए, इंस्पेक्ट करें उसको और जाके देखो उन्होंने किस तरह से डिक्लेयर किया है अपने वैल्यूज। जावा देखिए जाके तो अपने लेट और कौन से डिक्लेयर किए होते हैं अपने वैल्यूज। बाहर हम जैसे बच्चे कर रहे होते हैं, जो नए नए प्रोग्राम कर रहे होते हैं, क्योंकि लेट का कॉन्सेप्ट जो है उसको ज़्यादा सही तरीके से समझ में नहीं आता, पढ़ाने वाले भी पढ़ाते बाहर से, जबकि बाहर देखा जाए तो थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो चुका है, बाहर में कोई काम नहीं करता, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का बाहर लेट कौन से वाले से? देखिए अगर आप कंसोल पे लिखेंगे, कंसोल एमसी प्रिंट हो जाएगा, बिलाल की लिखी कंसोल से बिलाल प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से कंसोल हटा देती हूँ अपना, ठीक है, मैंने ऐसे कंसोल को क्या किया, मैंने फॉर्मेट आउट कर दी। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे बिलाल अहमद बिलाल दोनों आ रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन है ना, उसमें ये होगा आपने मुझे कि वो कौन सी अहमद को अपडेट करेगा, बिलाल को अपडेट करेगा। ठीक है, अहमद की जो भी वैल्यू है वो, या बिलाल जो वैल्यू लिखी है हमने, वो हमने एक वेरिएबल में स्टोर करवाई माय नेम में। जब हम उसकी वैल्यू को रीअसाइन करेंगे ना, तो उसकी वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर देगा वो, और जो उसकी पुरानी वैल्यू थी अहमद, वो उसको एक तरह से रैम से डिलीट करके अहमद की जगह बिलाल को सेव कर देगा। जब हम कंसोल करवाएंगे, जब भी वेरिएबल को यूज करेंगे ना, तो जो हमने लेटेस्ट वैल्यू को असाइन की है वो उसको पिक करेगा और पुरानी वैल्यू को भूल जाएगा वो। देखिए वो सब ठीक है, बट हमें एक डिफरेंस जो बताना है कि अहमद अलग रखते हैं ऊपर, हम वो प्रिंट करवा रहे हैं नहीं करवा रहे। हमने इसलिए इसको ऐसे किया है कि अगर हम उसको वैल्यू अच्छा जो आप बोल रहे हैं ना, उससे वैल्यू रीअसाइन नहीं किया, हमने उसी वैल्यू को मिटा के उसी जगह बिलाल लिख दिया। और प्रोडक्शन एप्लीकेशंस में जब एक कोड रन कर दिया, वेबसाइट चल रही है, उसमें आप दोबारा कोड में जाएंगे और वैल्यू चेंज करेंगे बाद से, ऐसे होगा नहीं। अरे सारा कोड है, आप बार बार चेक करेंगे, फाइल सेव करने से क्या ऐसे करते हैं, हम वैल्यू बना के उसकी वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। कभी कोई गया होगा, जिसने काम किया होगा, या फिर जो तरीके पता चलेगा, एप्लीकेशन बहुत बड़ी बड़ी होती है, 1000 की काफ़ी जो है स्क्रिप्टिंग होती है वहाँ पे। तो अब 1000 जैसे उन्होंने बोला कि जाके आप 1000 में से 5 मिनट में जाएंगे और जाके वैल्यू चेंज करेंगे, तो मतलब आपको खत्म हो गई कि एप्लीकेशन में डाटा गायब है आपका, ऐसे ही है ना। तो उसके लिए हल ये है कि आप जो है इंस्टाग्राम जो है वेरिएबल को रीअसाइन कर दीजिए, रीडिक्लेयर कर दिए, रीअसाइन कर दिए। ये हमारा बेनिफिट होता है इसके अंदर लेट के अंदर। ठीक है, अब इसी का उल्टा बिल्कुल कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो फिक्स होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो फिक्स होता है। अब जैसे कि हम हमें वेबसाइट में कॉन्सेप्ट यूज करें, तो हम कहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इस वेबसाइट के अंदर? कहाँ यूज कर सकते हैं वेबसाइट में? तो दिमाग में एक वेबसाइट बनानी है आपको और आपने कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो किस जगह पे कॉन्सेप्ट यूज करना पसंद करेंगे आप? किसमें? किसके नाम पे? वेबसाइट के नाम पे। एग्जैक्टली, जो कंपनी का नाम है, या अगर आपने कंपनी का एड्रेस लिखना है, जैसे जो एड्रेस वगैरह होते हैं, या अपनी कंपनी के लोगों के जो भी डिजाइनिंग उसका नाम लेते हैं, तो आप वहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब ये ना तो कॉन्स रीअसाइन होगा, ठीक है, और ना ही कॉन्स की जो है ना ये वैल्यू रीअसाइन होगी, ना वेरिएबल का नेम रीअसाइन, बस जो बन गया वो बन गया। मैंने आगे लेकिन नीचे यहाँ पे लगा होगा आपको एक टैग लगा विद माय नेम, नीचे समझ में आ रहा है लाल सा। तो ये इसीलिए
मजीद हम उसको डिस्कस करेंगे, कोडिंग के अंदर करेंगे, ठीक है। अच्छा अभी देखिए 3:22 हो गए, ब्रेक चाहिए आप लोगों को? Imagine and you are साइड से लिंक शेयर हुआ ऑलरेडी, लिंक ऊपर शेयर हुआ ऑलरेडी। स्ट्रॉन्ग टाइमिंग के नेम से अच्छा इसमें होता ये है कि हम किसी वेरिएबल को या किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ को स्पेसिफिक रोल असाइन कर देते हैं। जैसे वेरिएबल को हमें स्पेसिफिक टाइप असाइन कर देते हैं, भाई इस वेरिएबल में से स्ट्रिंग भी आ सकते हैं, नंबर आ सकते हैं। पहले हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं नॉन प्रोग्रामिंग की। अच्छा इसमें यह है कि एक कोई भी इवेंट एग्जांपल ले आप, और वहाँ पे हमने अपने डिफरेंट जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं या फिर डेकोरेटर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, उनको हमने एक स्पेसिफिक रोल असाइन कर दिया। आपने फोटोग्राफी करनी है या आपने डेकोरेशन करनी है, आपने एक चीज़ संभालनी है। अब देखें एक चीज़ है कि फोटोग्राफर कभी भी ना डेकोरेशन का काम संभालेगा नहीं, डेकोरेटर का काम नहीं संभालेगा, और हम स्पेसिफिक रोल इसलिए असाइन करते हैं कि सबकी ना स्किल्स अलग अलग होती हैं, सब इसमें स्किल में स्पेशलाइज होते हैं, तो किसी एक स्किल में स्पेशलाइज होता है। तो इसमें यह है कि हम एक जो भी बंदा है, जो भी एक वेरिएबल है, उसको हमने एक टाइप असाइन कर दी, उससे होगा ये कि उसको पता लग जाएगा मेरे पास सिर्फ स्ट्रिंग ही आ सकता है या मेरे पास नंबर्स ही आ सकते हैं, और ये नहीं कि मुझे नंबर्स भी लेने पड़े हैं, स्ट्रिंग भी लेने पड़े हैं, और मिक्स जो भी है, मिक्स जो कोड है मैं वो नहीं ले सकता। ये दिखेंगे रियल एग्जाम्पल और हम आते प्रोग्रामिंग में। अच्छा पहले एग्जाम्पल दे लेते हैं हम। आस्किंग फोटोग्राफर टू हैंडल सिक्योरिटी वुड नॉट बी आइडियल बिकॉज ये वो उसका काम नहीं है। हमें फोटोग्राफर कोई भी सिक्योरिटी काम नहीं कर सकता बिकॉज वो उसका काम ही नहीं है, उसकी स्पेशलाइज या उसकी स्किल्स है फोटोग्राफी की है। ये टाइप सेटिंग भी यही है, हम जो भी वेरिएबल है उसको हम एक स्पेसिफिक जो टाइप है वो असाइन कर देते हैं कि आपके पास स्ट्रिंग का ही कोड आ सकता है या स्ट्रिंग की डेटा आएगा, वैल्यू आएगी और नंबर नहीं आएगा आपके पास। तो इसमें ये होता है हमें हेल्प रहती है थ्रू आउट द कोड कि हमें फिर बाद में मसला नहीं होता कि अच्छा इसमें ये होता है कि जैसे जावास्क्रिप्ट में होता है कि हम कोई और वैल्यू देते हैं तो एरर दिखाता नहीं है। टाइपस्क्रिप्ट में ये होता है कि जैसे ही हमने उसको टाइप असाइन कर दी स्ट्रिंग या नंबर जो भी, तो अब जैसे ही उसको हम अगर कोई एक अपोजिट वैल्यू देंगे ना तो हमें वो उसी को दिखा देगा एरर कि यार ये एरर आ गया और हम इससे आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। इससे होता है कि हम एरर्स टाइम पता लग जाते हैं हमें, और ज़्यादा कोड लिखने से आगे उस वेरिएबल को बाद में यूज़ करने से पहले, या अगर हमने बहुत कॉम्प्लेक्स कोड लिखा हुआ है और हम बाद में अगर एरर मिलता है हमें, तो हमें मसला होता है कि वापसी ऊपर जाए कोड में, हम देखें वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर किया हमने, कहाँ हमारा वैल्यू का इशू हुआ है। तो टाइपस्क्रिप्ट में ये होता है कि हम स्टार्ट में ही ना उसको एक टाइप असाइन कर देते हैं, हमें बाद में इशू नहीं होता, और वैल्यू हम उसको एक जो वैल्यू आती है उसको वही वैल्यू आती है जो हमने टाइप डिफाइन की भी होती है उसकी। तो इस एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हम किसी भी वेरिएबल को वो चीज़ लिखिए, किसी भी वेरिएबल को एक स्पेसिफिक टाइप डिफाइन कर देंगे कि आपके पास स्ट्रिंग्स आएंगे, आपके नंबर्स आएंगे। इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल हम ये देख लेते हैं कि एक हमारे पास कवर्ड है, उसमें 5 से 6 बॉक्सेस हैं हमारे पास, और हमने ना अपने पास से एक पहचान के लिए बनाया हुआ है कि यार इस बॉक्स के अंदर मैं टॉयज रखूँगा, इस बॉक्स में बॉक्सेस रखूँगा, स्पेसिफिक चीज़ रखूँगा, और फिर हमें बाद में ना आइडिया रहता है कि यार इस बॉक्स के अंदर ये चीज़ रखी हुई है, हमने इसमें कोई और आइटम ऐड नहीं करना। इसी तरीके से हम फार्मेसी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पर उन्होंने अपनी पहचान के लिए हर बॉक्स में एक अल्फाबेट लिखा हुआ होता है ABC। उससे होता है उनको आइडिया होता है कि ए वाला बॉक्स जो है उसमें सिर्फ वही आइटम्स है जिसकी स्टार्टिंग जो ए से हो रही होती है, और इससे हमें आसानी हो रही होती है। तो इसी तरीके टाइपस्क्रिप्ट में सेम यही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर स्टार्टिंग में ही डिफाइन कर देते हैं यार हमें इसमें स्ट्रिंग रखनी है, स्ट्रिंग के अलावा इस वेरिएबल में कोई भी दूसरा कोड नहीं आ सकता, नंबर्स नहीं आ सकते, या जो बूलियन एरेज ऑब्जेक्ट कोई और वैल्यू नहीं आ सकती। हम इसके एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। थोड़ा सा डेरिवेशन किससे होगी वेरिएबल की, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? डेटा टाइप। डेटा टाइप कौन सी टॉपिक है नेक्स्ट हमारे पास, क्या पढ़ रहे हो? डेटा टाइप। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग में क्या चीज आती है आपके पास? स्ट्रॉन्ग टाइपिंग में डेटा टाइप भी आते हैं आपके पास, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग और डेटा टाइपिंग जो डेटा टाइप्स वो ऑलमोस्ट सेम ही काम कर रहा होता है। किस तरीके से काम कर रहा होता है हम आपको बताते हैं, देखें। अब जैसे आप यहाँ पे आते हैं मेन डॉट लेस पे, ठीक है, विजिबल है सबको ना? ओके फाइन। अच्छा तो ये किस तरीके से काम कर रहा है आपके पास? आपने यहाँ पे क्या किया, लेट लिखा है एक, ठीक है। लेट लिखे आपने क्या किया, एक यूजर एड्रेस को नेम करके आपने क्या किया, वेरिएबल का नाम लगा दिया, ठीक है। अब देखिए अगर मैं क्या करती हूँ, मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे यूजर नेम दे देती हूँ, है ना। तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये हमारे पास टाइप इंटरफेरेंस हुआ है। टाइप इंटरफेरेंस यानी कि छठी हिस्ट्री कहते हैं ना कि सिस्टम या बैकअप स्टडीज आ गया बोलेगा कि ठीक है ये जो है ना स्ट्रिंग
स्ट्रिंग काम करता है, ठीक है। लेकिन चूंकि टाइप स्क्रिप्ट का काम है कि वो जो है स्ट्रिक्टली चीज़ों को नोट करे, नोट डाउन करे चीज़ों को, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, हम इसको क्या करेंगे, लेट यूजर नेम 1, ठीक है। इसके साथ हमने क्या किया, एनोटेशन लगाया हमने, ठीक है। हमने क्या लगाया, ये एनोटेशन लगाया। एनोटेशन लगाने के बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा, इसकी टाइप पे लिखी हमने स्ट्रिंग लिख दिया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिख दिया हमने स्ट्रिंग लिखने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इक्वल्स टू लगाया और यहाँ पे क्या किया हमने नाम लिख दिया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे नीचे ये चल रहा है, यहाँ पे इसमें कोई एरर नहीं है मेरे पास, ठीक है। कोई भी एरर नहीं आया मेरे पास। ये मैंने क्या किया, इसको मैंने स्ट्रिंग की टाइप दी। स्ट्रिंग मतलब जो भी चीज डबल कोट्स में आएगी आपके पास, यानी कोई भी चीज इन्वर्टेड कॉमास में आएगी आपके पास, तो वो क्या कहलाएगी, स्ट्रिंग कहलाएगी, ठीक है। तो स्ट्रिंग के अंदर आप अल्फाबेट भी लिख सकते हैं, लेकिन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, ये तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। मैंने लिखा, मैंने 22, तो एरर आएगा यहाँ पे, नहीं आएगा, हाँ नहीं आएगा, स्ट्रिंग बन गया, नहीं आएगा। अच्छा, ये बताइए कहाँ पे किलो मछली आज है, मतलब एकदम स्लो मच गया ना, आया बाजी इधर आए, ये वाली मछली लगी, ठीक है। अब मुझे बताएं क्लियरली कि एरर आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये स्ट्रिंग बन गई और स्ट्रिंग आपने लिखा है पहले से। मेरे जवाब आ रहा है, देख सकते हैं मेरे साथ। अच्छा, पहले नहीं आने वाला हाथ डालेगा अपना, नहीं आने वाले हाथ में देख रही होगा, आएगा वाले हाथ डालने पर देखिएगा। अब आएगा कितने लोग कह रहे हैं, ठीक है। आपको ये जो लोग कह रहे हैं कि एरर आएगा, वो एक जस्टिफिकेशन वाला छोटा सा जवाब दें, क्यों आएगा। सिंगल कोड में नहीं है ना, तो एरर आएगा ना। डबल कोड है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग लिखा हुआ है। सिंगल कोड में लिखना जरूरी नहीं है फिर। एक ही बात है, वो सी में होता है, सिंगल डबल सी में होता है। अस्सी में होता है ना, ऐसा नहीं होता। जवाब और मैच दोनों आए, देखो जीरो कह रहे हैं कि एरर्स नहीं आएगा क्योंकि नंबर है और आपने जो है यहाँ पे स्ट्रिंग डाल दिया, ठीक है। लेकिन आप लोग चीज भूल गए, डबल मैं कोड कोई भी चीज इन्वर्टेड कॉमा में दूंगी, वो स्ट्रिंग बन गया, वो स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। और इतनी बड़ी चीज आपके सामने नीचे पूरा कंपाइलर चल रहा है, यहाँ पे एरर नजर आ रहा है, नहीं आएगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप लोगों ने चीटिंग नहीं करते हुए जवाब अपने हिसाब से दिया, दैट्स वेरी नाइस, कि आप लोगों को जो आइडिया हो गया कि आएगा या नहीं आएगा। जिन्होंने कहा कि नहीं आएगा, उनका अगर कॉन्सेप्ट यही था कि इन्वर्टेड कॉमा में जो भी चीज आएगी तो वो एरर नहीं देगी हमें, ठीक है। एक होता है मामू, और एक होता है दिमाग को मामू बनाना। तो आपने बेसिकली यहाँ पे दिमाग घुमा दिया, सिस्टम को घुमा दिया, आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या कर दिया, नंबर दे दिया उसको आपने, ठीक है। यही अगर मैं क्या करूँगी, स्ट्रिंग हटा के अगर मैं इसको नंबर कर दूँ तो क्या आएगा, एरर आएगा, सब बोल आएगा, बिल्कुल एरर आएगा। आ भी क्या 100%। नीचे नहीं देखे प्लीज, नीचे नहीं देखे आप लोग, ऊपर देखें ऊपर, नीचे देखने का नहीं होगा यहाँ पे। अब बताइए क्यों आया एरर, यहाँ पे मैंने नंबर लिखा था, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है आपने, अरे वाह सब चीजें इन्वर्टेड कॉमास में जो है स्ट्रिंग बन गया आपने। तो बिल्कुल ऐसे ही नंबर पेशेंट नंबर हम नंबर ही उसमें लिखे, लेकिन अगर 22 करके लिखे तो हमारे पास एरर आएगा, कर देगा। अगर मैं यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा हटा देती हूँ, अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। ओके तो एरर यहाँ से हमारे पास खत्म हो गया। चला जाएगा और ये जो कह रहा है आपका जा चुका है, ठीक हो गया, समझ आ गया आप लोगों को। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दूँ तो एरर आएगा, बिल्कुल आएगा, आएगा एरर आएगा, आएगा 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 आ गया जी आगे। तो उसको ड्यू लानी पड़ेगी, स्ट्रिंग लानी पड़ेगी। स्ट्रिंग होता है जो लाल बॉर्डर आती है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग। अच्छा, बोतल। चलिए तो स्ट्रिंग को दीजिएगा आज के बाद, ठीक है। अच्छा, वो भी ये डालो। डाटा टाइप में हमारे लिए जितना ही है। और वॉच मोड का कैसे लाते हैं इसके अंदर, वॉच मोड को छोटी माइनस डब्ल्यू एंटर, बस, बाकी मतलब और तो नहीं लिखना नाम फाइल नेम। मसला है अगर यहाँ पर आगे चलिए कंप्यूटर से हम कोई भी सवाल पूछते हैं, किसी भी तरह का अगर कंप्यूटर सवाल पूछना है तो कंप्यूटर हमें दो आंसर्स देता है, या कंप्यूटर बोलेगा ट्रू या बोलेगा फॉल्स। तो एग्जाम्पल अगर मैं कंप्यूटर से पूछता हूँ कि 3 ग्रेटर देन 4 है, यहाँ पर अगर मैं इसको सही कर देता हूँ, इसको वापस नंबर कर देते हैं
और अब अगर मैं इसको एक पूरी एक्सप्रेशन देता हूँ बजाय से एक नंबर दे, अभी यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ 22, हम इसकी बजाय इसको पूरी एक्सप्रेशन देते हैं 22 प्लस 33 प्लस 4। अब कंप्यूटर करेगा इस वेरिएबल में इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेगा, बल्कि इस इक्वेशन का जो आंसर होगा वो सेव करेगा। अगर मैं नीचे इस वेरिएबल को प्रिंट कराता हूँ नंबर वेरिएबल को, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊँ और प्रिंट कराने के लिए console.log इस्तेमाल करना है। यूजर नंबर 1, यूजर नंबर 2 यूजर को प्रिंट करा के देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आया 59, ना कि हमारे पास 22 प्लस 33 प्लस 4 है। तो कंप्यूटर को अगर हम राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू देंगे, कंप्यूटर उसको सॉल्व करके अपने पास फिर वेरिएबल में सेव कराएगा, ना कि पूरी इक्वेशन को, पूरे मैथ्स के क्वेश्चन को अपने पास सेव करा दे। इसी तरह अगर मैं इसी चीज को स्ट्रिंग में दे दूं कंप्यूटर को, बजाय इसके कि मैं इसको नंबर के फॉर्मेट में दूं, तो अब कंप्यूटर करेगा, अब कंप्यूटर इसको सॉल्व नहीं करेगा, बल्कि वही दे देगा, प्रिंट देगा। पिछली बार में कंप्यूटर ने क्या था कि 22 प्लस 33 प्लस 4 प्रिंट नहीं किया था, बल्कि इस पूरे का जो सॉल्व आंसर था वो प्रिंट किया था 59। अब की बारी में कंप्यूटर क्या करेगा, सेम ये दिया 59 प्रिंट नहीं करेगा, बल्कि पूरी इक्वेशन प्रिंट करेगा 22 प्लस 33 प्लस 4। तो स्ट्रिंग का मतलब ये है कि उसमें अगर इक्वेशन भी होगी तो वो भी इग्नोर हो जाएगी। कंप्यूटर उस एरिया को जहाँ से प्रोग्राम शुरू हो रहा है और जहाँ पर खत्म हो रहा है उसको टच नहीं करेगा, वैसे का वैसे प्रिंट कर देगा। ये आगे चल के बहुत सारे एरर्स की वजह बनती है कि हम स्ट्रिंग के अंदर किसी वेरिएबल का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैंने यूजर नेम प्रिंट किया, से यूजर नेम मैंने इसको बोला प्रिंट कर दो, console.log कर दो, तो कंप्यूटर ने मेरे पास यहाँ पर हिना प्रिंट कर दिया, यानी जो भी उस वेरिएबल की वैल्यू थी कंप्यूटर ने प्रिंट कर दी। लेकिन अगर यही चीज मैं कंप्यूटर को कोटेशन मार्क के अंदर बोलता, तो अब कंप्यूटर इसका आंसर प्रिंट नहीं करेगा, सिर्फ वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, बल्कि वो यूजर नेम प्रिंट करेगा। तो अगर मुझे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि मैं इसको बगैर कोटेशन मार्क के दूं। अब यहाँ पर एक और चीज देखने वाली है, वो ये कि अगर लास्ट पॉइंट ये बोला मैंने कि अगर हमने कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, तो मैंने उसका नाम लिखा था वेरिएबल का यूजर नेम, और यहाँ पर उसकी वैल्यू प्रिंट कराई थी, तो मेरे पास उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो गई थी। लेकिन अगर इसी वेरिएबल को मैंने कोटेशन मार्क में लिख दिया था तो अब ये एक स्ट्रिंग माना जाएगा, कंप्यूटर इसको इग्नोर कर देगा, और जो कुछ भी था उस कोटेशन मार्क के अंदर वो वैसे का वैसा प्रिंट होगा, यूजर नेम प्रिंट हो गया। ना कि कंप्यूटर ने ये देखा कि यूजर नेम नाम का वेरिएबल था मेरे पास, उसमें वैल्यू सेव थी। तो स्ट्रिंग जो है उसमें अगर पूरी मैथ्स की इक्वेशन हो, चाहे उसमें किसी वेरिएबल का नाम हो, चाहे उसमें पूरा आपने कोई डेटा टाइप बना के लिख दिया, आपका पूरा कोड अगर स्ट्रिंग में लिखा है तो कंप्यूटर उस पूरे कोड को इग्नोर कर देगा, वैसे का वैसा प्रिंट कर देगा। तो जो कुछ भी कोटेशन मार्क के अंदर है कंप्यूटर उसको इग्नोर कर देगा। सेकंड चीज हमने देखी कि जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी, यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग में मैथ्स की इक्वेशन दी तो कंप्यूटर ने वैसे की वैसे प्रिंट कर दी, लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसको कोटेशन मार्क के बगैर दे रहा हूँ तो कंप्यूटर ने पहले इसको पूरा सॉल्व किया अपने पास, सॉल्व करने के बाद इस इक्वेशन का जो आंसर आया उसको इस वेरिएबल में सेव किया। जब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ तो यहाँ पर यूजर नेम 1 प्रिंट करा रहा है, ये वाला वेरिएबल प्रिंट करा रहा है। तो जब मैं इसको यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा तो 59 प्रिंट होगा। जब मैं इसको स्ट्रिंग की शक्ल में प्रिंट करा रहा था तो पूरा 22 प्लस 33 प्लस 4 वैसे का वैसे लिखा आ रहा था। लेकिन जब मैंने इसको नंबर दे दिया तो फिर कंप्यूटर ने, जब इस कंप्यूटर स्ट्रिंग देखता है तो कंप्यूटर समझता है कि अभी मेरे हाथ में आने वाली चीज नहीं है, वैसा वैसा प्रिंट करता है। लेकिन जब कंप्यूटर देखता है कि यहाँ पर कोटेशन मार्क नहीं है तो अब कंप्यूटर बोलता है कि अब इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं इसको यहाँ पर यूजर नेम 1 दे देता हूँ तो अब कंप्यूटर करेगा, अब कंप्यूटर यूजर नेम 1 नाम का वेरिएबल ढूंढेगा, अपने रोज का स्कोप है, कंप्यूटर देखेगा पूरे कोड में यूजर नेम 1 नाम का वेरिएबल है और उसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू पे असाइन कर देगा। लेकिन यहाँ पर जो यूजर नेम का वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू स्टोर है वो स्ट्रिंग है, ना कि एक नंबर स्टोर है। तो इसलिए यहाँ पर एरर दिख गया इस बात का कि इसमें जो वैल्यू स्टोर थी वो एक नंबर नहीं है बल्कि एक स्ट्रिंग है। तो हम इसको आगे स्ट्रिंग करना है यूजर नेम। तो अब यहाँ पर इसको प्रिंट करना है, तो यहाँ पर अब हिना प्रिंट हो गया। लेकिन अगर फिर से इस चीज को मैं स्ट्रिंग में दे देता हूँ तो अब हिना प्रिंट नहीं होगा, उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, बल्कि
यूजरनेम वैसे लिखा है, कंप्यूटर उसको जैसा है स्ट्रिंग के अंदर वैसे प्रिंट कर देगा, उसको उसके ऊपर कोई कंप्यूटेशन नहीं करेगा, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। ये एक चीज होगी स्ट्रिंग के बारे में, नंबर के बारे में। सेकेंडली, अगर मैं कंप्यूटर से कोई सवाल पूछता हूँ, अब मैं कंप्यूटर से सवाल कैसे पूछूंगा? मैं इसी console.log में आता हूँ और कंप्यूटर को बोलता हूँ कि 3 greater than 4। अभी मैंने एक स्टेटमेंट दे दी कंप्यूटर को, लेकिन कंप्यूटर इसको क्योंकि ये स्ट्रिंग में नहीं है तो कंप्यूटर देखेगा कि इसको मुझे अपनी कोई एक्शन परफॉर्म कराना है, कोई कंप्यूटेशन करनी है, तो कंप्यूटर 3 और ग्रेटर देन 4 ये बात सच है या झूठ है? ये बात झूठ है। तो कंप्यूटर मुझे जब मैं इसको रन करूंगा तो कंप्यूटर मुझे रिप्लाई देगा फॉल्स, ये बात झूठ है। इसी तरह जब मैं इसको 3 लेस देन 4 बोलेगा, अभी बात सच है या झूठ है? ट्रू। तो अब कंप्यूटर मुझे ट्रू आंसर देगा। तो कंप्यूटर से अगर मैं कोई भी स्टेटमेंट दे दूं कंप्यूटर को, अगर मैं नंबर दे रहा हूं तो कंप्यूटर वैसे प्रिंट करा रहा है, अगर मैं इक्वेशन दे रहा हूं तो कंप्यूटर सॉल्व करके आंसर प्रिंट करा रहा है, अगर मैं स्ट्रिंग दे रहा हूं तो कंप्यूटर उसको वैसा प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर को स्टेटमेंट दे रहा हूं लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू कुछ भी, तो फिर कंप्यूटर मुझे 2 चीजों में आंसर देगा, या ट्रू या फॉल्स। मुझे कंप्यूटर कभी झूठ नहीं बोलता, वो एक ही बात बोलेगा, ट्रू या फॉल्स। ऐसे नहीं सकता कि आपने कभी रन किया तो ट्रू बोले, दोबारा रन किया तो फॉल्स बोले, वो एक ही जवाब हमेशा के लिए सेव होगा। तो यहाँ पर इसने बोला 3 लेस देन 4। अब यहाँ पर जो वैल्यू प्रिंट होगी ट्रू और फॉल्स, ये नंबर होगी या स्ट्रिंग? ये बूलियन है सर। बहुत सारे लोगों ने बोला बूलियन, तो मैंने पहले से प्रोग्राम कर लिया, जिन्होंने नहीं कर लिया वो इसको वो क्या बोलेंगे? किसने आज से पहले प्रोग्राम नहीं किया वो उसका आंसर दे। आप उसका आंसर दें। ये एक इंग्लिश का वर्ड है ना, कंप्यूटर इसको स्ट्रिंग बोलेगा या नंबर? बूलियन सर। अगर देखा जाए तो देखने में ये बिल्कुल ट्रू जाएगी, इंग्लिश का वर्ड है। इंग्लिश वर्ड हमने देखा कि या तो वेरिएबल के नाम के तौर पे इस्तेमाल कर पा रहे हैं या फिर हम स्ट्रिंग के तौर पे इस्तेमाल कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर कोई भी इंग्लिश का वर्ड में बगैर किसी चीज के लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, तो अब यहाँ पर एरर आ गया, कंप्यूटर को नहीं पता। यहाँ पे कंप्यूटर मुझे बोलेगा कि फाउंड बाय एरर, यानी मैन नॉट डिफाइंड, यानी कंप्यूटर को नहीं पता कि मैन जो है वो क्या चीज है। मैं कोई भी इंग्लिश का वर्ड बोलूंगा तो कंप्यूटर मुझे एरर देगा। लेकिन अगर इसी चीज को मैं कोटेशन मार्क में दे दूंगा तो अब कंप्यूटर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब कंप्यूटर इसको समझ जाएगा, अब 0 एरर्स है। तो अगर मैंने इसको क्वेश्चन मार्क में दे दिया तो ये इसका मतलब ये स्ट्रिंग बन चुका है। तो कोई भी इंग्लिश वर्ड में लिख रहा हूँ, अगर मैं क्वेश्चन मार्क के अलावा लिख रहा हूँ और वो कंप्यूटर का पहले से रिजर्व वर्ड नहीं है, यानी अगर मैं उसको वेरिएबल नहीं बनाना तो कंप्यूटर मुझे एरर देगा कि मुझे नहीं पता ये क्या चीज है। अगर मैं यूजर नेम को वेरिएबल नहीं बनाऊंगा और वैसे लिखूंगा तो कंप्यूटर उसमें भी एरर देगा कि यूजर नेम क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं यहाँ पर ट्रू लिखूंगा ना तो अब कंप्यूटर मुझे कोई एरर नहीं देगा ऐसे, क्योंकि अब यहाँ 0 एरर आ रहा है, एक भी एरर नहीं आया, हालांकि मैंने इसको कोटेशन मार्क नहीं किया। इसका मतलब ट्रू जो है वो कोई स्ट्रिंग नहीं है, ना ही वो कोई नंबर है, बल्कि वो एक अलग से एक ऐसा वर्ड है जो कंप्यूटर को पता है पहले से इसका मतलब क्या है। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कंप्यूटर को पता है इनका मतलब क्या है, कुछ ऐसे हैं जो कंप्यूटर को इनका मतलब नहीं पता। जिन वर्ड्स का मतलब पता है कंप्यूटर को उनको हम कहते हैं रिजर्व कीवर्ड्स। किसी भी लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स होते हैं जो रिजर्व होते हैं, जिन नाम के आप वेरिएबल नहीं बना सकते, वो उनका मतलब कंप्यूटर को पता होता है। जिस तरह यहाँ पर एक जिसने इंग्लिश का वर्ड लिखा लेट लिखने पे कंप्यूटर ने कोई एरर नहीं दिया क्योंकि उसको पता है लेट का मतलब है कि वेरिएबल बनाना है। इसी तरह जब मैंने यहाँ पर console.log लिखा, ये भी इंग्लिश का वर्ड है, क्वेश्चन मार्क में नहीं लिखा, लेकिन कंप्यूटर ने एरर नहीं दिया क्योंकि कंप्यूटर को पता है कि इसका मतलब क्या है। इसी तरह ट्रू जो है वो एक स्पेशल कीवर्ड है, उस लैंग्वेज के अंदर बना हुआ है, कंप्यूटर को उसका पता है इसका मतलब क्या है। तो ये 2 वर्ड्स ऐसे हैं जिनको एक तीसरी डाटा टाइप है। अभी तक 2 डाटा टाइप्स देखे हमने, पहली हमने देखी नंबर्स, दूसरी हमने देखी स्ट्रिंग्स और तीसरी हमने अभी देखेंगे बूलियन। बूलियन में दो कीवर्ड्स आते हैं, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स ये 2 कीवर्ड्स आते हैं बूलियंस में। जब भी हमें कंप्यूटर से कोई डिसीजन लेना होता है या कोई हम कंप्यूटर को स्टेटमेंट देंगे जो कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, इसको हम बोलते हैं लॉजिकल या कंडीशनल स्टेटमेंट। तो उसका आंसर कंप्यूटर हमें ट्रू या फॉल्स में देगा। अभी हम कंप्यूटर से थोड़े सा और सवाल करते हैं। अभी एक सवाल आता है कि बूलियन इस्तेमाल कहाँ पर होता है, यानी मैं कंप्यूटर 3 लेस देन 4 तो सबको पता है, कंप्यूटर ये सवाल पूछे मैंने कहा बड़ा काम कर लिया। लेकिन आगे चल के हम कुछ चीजें देखेंगे
जिसमें फॉर एग्जांपल कंप्यूटर को बोलेंगे कि भाई अगर जो यूजर लॉगिन कर रहा है उसका पासवर्ड, फॉर एग्जांपल मैं अगर मेरा नाम नन है और मैं फेसबुक का आईडी बनाता हूँ, मेरा पासवर्ड है 123। अब जब मैं फेसबुक में अपना पासवर्ड लिखता हूँ 123, अब पीछे वाले कंप्यूटर से कैसे पूछना कि अगर पासवर्ड 123 हो तभी आप उसको लॉगिन करने देना। वो मैं किस तरह करूँगा, यहाँ पर कंप्यूटर बोलता हूँ अगर यूजर नेम वन की जो वैल्यू है, यूजर नेम वन की जो वैल्यू वो बराबर है बनाएंगे। अब मैंने यहाँ पर दो इक्वल टू संभाली है, एक इक्वल टू की संभाली है। हाँ तो एक इक्वल टू का मतलब होता है कि जो लेफ्ट जो राइट पे लिखा है उस वो उठा के लेफ्ट वाले को असाइन कर दो, यानी जो भी वैल्यू राइट पे लिखी है इक्वल टू के वो सेव हो जाएगी लेफ्ट वाले जो भी चीज लिखी है वेरिएबल है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल है तो यहाँ पर स्ट्रिंग में सेव हो जाएगी जो भी राइट पे लिखा है। लेकिन डबल इक्वल टू का मतलब होता है बराबर है, जो हम स्कूल में मैथ्स पढ़ते हैं उसमें एक इक्वल टू का मतलब बराबर होता है, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट में हमें यहाँ डबल इक्वल टू लगाना पड़ता है बराबर के। एक इक्वल टू का मतलब होता है असाइन। अगर मैं यहाँ पर यूजर नेम वन इक्वल मैं इससे पूछता हूँ तो अब आंसर क्या आना चाहिए? ये बात सच है, झूठ है? यूजर नेम वन इक्वल के बराबर है ट्रू फॉल्स बात गलत है। यूजर नेम वन जो है वो यूजर नेम के बराबर है, तो देखते हैं कंप्यूटर क्या बोल रहा है। तो कंप्यूटर बोल जाए यहाँ पर फॉल्स, और अगर यहाँ पर मैं यूजर नेम की वैल्यू मैं कर दूं अब कंप्यूटर क्या बोलेगा? ट्रू सही अब कंप्यूटर बोलेगा ओके ट्रू। तो एक न्यूज़ मैंने देखा कि मैं यहाँ पर जब कोई यूजर लॉगिन करके आ रहा है फेसबुक में तो मैं ब्रैकेट में चेक करा सकता हूँ कि इसका यूजर नेम और पासवर्ड सही है नहीं, तो वहाँ पर ये बुलियन बहुत काम आता है जब हमें डिसीजन लेना होता है। इसी तरह एक और स्टेटमेंट बनाते हैं, यहाँ पर पासवर्ड भी चेक कराते हैं। यहाँ पर एक बनाते हैं लेट पासवर्ड, और अभी के लिए एज्यूम करते हैं पासवर्ड से नंबर ही हो सकता है, मैं लिखता हूं नंबर इक्वल 123, और यहाँ पर मैं एक और स्टेटमेंट चेक कराता हूँ, एक और स्टेटमेंट चेक कराते हैं पासवर्ड इक्वल इक्वल्स 456। फॉल्स अब इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स फॉल्स अब हमारे दो आंसर आएंगे, यूजर नेम ट्रू है लेकिन पासवर्ड फॉल्स है। इसको मतलब यूजर को लॉगिन करने नहीं देना। अगर यूजर ने यूजर नेम से लिखा है लेकिन पासवर्ड अलग लिखा है तो लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों चीजें चेक कराना बहुत जरूरी है। तो बुलियंस हैं ये दो जो कीवर्ड हैं ट्रू और फॉल्स, ये बहुत काम आते हैं जब हम आगे चल के अपने बैकएंड बनाएंगे वहाँ पर ऑथेंटिकेशन में, ऑथराइजेशन में, या फिर हम जब एक कैलकुलेटर सिंपल कैलकुलेटर बना रहे हैं वहाँ पर हमें देखना है कि प्लस करना है माइनस करना है, तो कंप्यूटर से पूछेंगे भाई ऑपरेशन इक्वल इक्वल प्लस है, ऑपरेशन इक्वल माइनस है, क्योंकि प्लस पे हमें अलग मैथ्स करानी है, माइनस पे अलग मैथ्स करानी है, अगर हमने डिवाइड पे अलग मैथ्स करानी है, तो ये बुलियंस जो है वहाँ पर बहुत काम आता है। तो तीन तरह की हमने डाटा टाइप्स देखे। पहला कौन सा? स्ट्रिंग, जो कुछ भी कोटेशन मार्क के अंदर है, डबल कोटेशन मार्क हो, सिंगल कोटेशन मार्क हो, चाहे वो उस तरह लिखा हुआ है